नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का 6वां पार्ट है। तो देखते हैं इसमें हम आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त होती है और वो किन स्रोतों से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य युग, जानकारी के स्रोत। तो मौर्य युग में कौन कौन से जो जानकारी के स्रोत हैं, तो उसमें सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका और यूनानी विवरण भी हैं, और तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं अगला है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कुल में जन्म हुआ बताया गया है, तो ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ है, 5वें नंबर पर इसके जानकारी के स्रोत, और 6वें नंबर पर है अशोक के अभिलेख हैं जिनसे मौर्य युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और 7वें में है क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी। तो ये क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई बृहत कथा मंजरी भी मौर्य युग के बारे में काफ़ी जानकारी प्रस्तुत करती है। और अगली देख लेते हैं सोमदेव कृत कथा सरित सागर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं भी हैं, इनको भी याद रखिएगा और ये जानकारी के स्रोतों में भी हैं। तो सोमदेव कृत कथा सरित सागर। अब देखते हैं अगला कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सबसे पहले देखते हैं जानकारी के स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? सबसे पहले तो कौटिल्य के अन्य नाम में थे विष्णुगुप्त, चाणक्य और भारत का मैकियावेली इसे कहा जाता है। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त और भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से विषय क्या था? तो ये था राजनीतिक और प्रशासनिक, ये इसके विषय थे, अर्थात ये राजनीतिक प्रशासनिक प्रशासन पर लिखी गई है। और इसके अर्थशास्त्र के कितने भाग थे? तो इसके भाग को टोटल 15 थे, उपभाग 180 थे और श्लोक 6000 हैं। तो याद रखिएगा इसके भाग 15 हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और देख लेते हैं इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सर्वप्रथम इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर श्याम शास्त्री हैं, ये 1909 ईस्वी में इसको प्रकाशित किए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें नोट है अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किस सम्राट का उल्लेख हुआ है। तो मौर्य सम्राट के किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का जो काफ़ी फेमस है, तो ये अर्थशास्त्र में सप्तांग की चर्चा कौटिल्य ने की है। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बताया है। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बताया है। ये कौन कौन से तत्व हैं? तो सबसे पहले तो है राजा, जिसको स्वामी कहते हैं, ये राज्य का सिर होता है। वहीं दूसरे नंबर पर अमात्य, ये मंत्रीगण होते हैं, अर्थात अधिकारियों का जो समूह होता है। जैसे भारत में आप देख सकते हो मंत्रीगण, जितनी भी मंत्रि परिषद होती है, ये उस समय अमात्य रूप में जानी जाती थी। तो ये राज्य की आंखें होती है। और आगे देख लेते हैं जनपद, देख लेते हैं जनपद को राज्य क्षेत्र कहते हैं। तो ये राज्य की जंघाएं होती हैं। और दुर्ग देख लेते हैं, दुर्ग को किला कहते हैं, तो ये राज्य की बाहें होती हैं। तो किला राज्य की बाहें। और कोष देख लेते हैं 5वें नंबर पर। तो कोष का मतलब धन होता है, ये राज्य का मुख होता है। और 7वां अंग जो 6वां अंग जो बताया वो दंड है, दंड का मतलब सेना, ये राज्य का मस्तिष्क होता है। और आगे देख लेते हैं 7वां जो अंग था ये मित्र है। तो 7वां अंग मित्र था, ये राज्य का कान होता था। तो 7वां अंग मित्र राज्य का कान होता था। और देख लेते हैं कुछ शब्दावलियाँ। अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द का उल्लेख हुआ है। तो तीर्थ शब्द क्या हुआ है? अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। तो तीर्थ किसे कहते थे? तो ये अधिकारियों को कहते थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीर्थ किसे कहते हैं? तो अधिकारियों को कहते हैं। आगे देख लेते हैं गूढ़ पुरुष का भी उल्लेख है अर्थशास्त्र में। तो गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर होते थे। आगे देख लेते हैं जहाज रानी का उल्लेख है। तो जहाज रानी बंदरगाह शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिस पर मौर्य युग का आधिपत्य रहता था। और आगे देख लेते हैं शूद्र। तो कौटिल्य ने
शूद्रों को आद्य कहा है। तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने शूद्रों को आद्य कहा है, इस कारण से आद्यों इन शूद्रों को सेना में भर्ती किया जाता था। अगला देख लेते हैं दास प्रथा। तो दास प्रथा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने जहाँ 9 प्रकार के दासों को बताया है, तो वहीं मेगस्थनीज ने दासों के प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है। आगे देख लेते हैं भू राजस्व की दर क्या थी। तो भू राजस्व की दर 1/6 थी। भू राजस्व की दर 1/6 थी। अगला देखते हैं मेगस्थनीज की इंडिका। तो मेगस्थनीज की इंडिका अगला स्रोत है। ये सेल्यूकस निकेटर का समय राजदूत था। याद रखिएगा, ये सेल्यूकस निकेटर के समय का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और 304 से 299 ईसा पूर्व तक ये रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इसके कुछ दूसरे ग्रंथों के माध्यम से हमें स्रोत प्राप्त होता है, तो इस कारण से यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख हुआ है इसका, उसके अनुसार ये अभी भी उपलब्ध है। आगे देखते हैं इंडिका में कुछ महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। तो इंडिका में कौन कौन सा महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। तो इसमें शासक का वर्णन है। तो शासक का क्या वर्णन है। चंद्रगुप्त का वर्णन किया गया है शासक के रूप में इंडिका में। चंद्रगुप्त को किस नाम से वर्णन किया गया है। तो सेंड्रोकोटस के नाम से वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है या नहीं। और देख लेते हैं शासक के चारों ओर महिलाएं। इसमें अंगरक्षक के रूप में शासक के चारों ओर महिलाएं चलती हुई बताया गया है। तो ये इंडिका में वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं राजधानी का वर्णन। तो राजधानी का वर्णन हुआ है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी का वर्णन हुआ है, जिसको पोलिब्रोथा नाम से वर्णन किया गया है। और ये राजधानी गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। शानो शौकत में यूनानी महलों से बेहतर महल थे मौर्य युग के, ये भी इसमें वर्णन किया गया है कि शानो शौकत में मौर्य युग के जो भी महल थे वो यूनानियों से बेहतर थे। आगे देख लेते हैं नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में पाटलिपुत्र का नगर 6 समितियों द्वारा चलता था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कि नगर प्रशासन में 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। और देख लेते हैं सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों द्वारा किया जाता था। सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों द्वारा किया जाता था। अगला देख लेते हैं राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन में भू राजस्व 1/4 निर्धारित था। तो इंडिका के अनुसार भू राजस्व प्रशासन 1/4 निर्धारित था। और 6वें नंबर का इसका उल्लेख देख लेते हैं। तो उत्तरापथ का वर्णन हुआ है। तो इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन हुआ है। उत्तरापथ का मतलब था सिंध से सोनारगांव बंगाल तक एक सड़क थी, उसका वर्णन किया गया है, जिस सड़क को बाद में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड नाम कर दिया था। याद रखिएगा, जीटी रोड ये शेरशाह सूरी ने किया था। और उत्तरापथ को जो बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। और सोने की खान का वर्णन हुआ है। तो सोने की खान का वर्णन हुआ है, जिसको दर्दिस्तान नाम दिया गया है, ये कश्मीर में पाई जाती थी। और देख लेते हैं मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक वर्णन थे, जो मेगास्थनीज ने बढ़ा चढ़ा कर बोला, या तो उसे सही जानकारी थी नहीं, या तो फिर उसने पूरे राज्य का भ्रमण न कर किसी एक ही केंद्रीय बिंदु का भ्रमण करके ये सारी जानकारी दे दी। तो इस कारण से इसके कुछ भ्रामक भी वर्णन है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले 7 जातियों का इसमें वर्णन किया है, जबकि टोटल जातियाँ 4 ही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और दूसरे नंबर पर दास प्रथा न होने का प्रमाण इसने दिया है। तो दास प्रथा न होने का वर्णन इसने दिया है, जो कि सही नहीं है, उस समय दास प्रथा मौजूद थी। अकाल न पड़ने का वर्णन किया है, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि उस समय अकाल पड़ते थे, तभी तो सुदर्शन झील को बनाया गया है। याद रखिएगा, सुदर्शन झील अकाल पड़ने के लिए ही बनाई गई थी। और सोहगौरा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय अकाल पड़ता था। और देख लेते हैं लेखन कला के अभाव का वर्णन, ये भी इसके भ्रामक वर्णन है कि लेखन कला उस समय विकसित थी। अब देख लेते हैं विदेशी लेखक। तो विदेशी लेखक कौन कौन है। तो स्ट्रैबो सेल्यूकस चंद्रगुप्त। स्ट्रैबो ने
जो वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त का वैवाहिक संबंध सेल्यूकस से हुआ था, ये इसने वर्णन किया है स्ट्रैबो ने। और अगला देख लेते हैं डियोडोरस। तो डियोडोरस ने क्या वर्णन किया है? मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर इसने वर्णन किया है। तो डियोडोरस ने मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर वर्णन किया है। और प्लिनी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक हैं, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है प्लिनी। और देख लेते हैं एरियन, एक ये भी विद्वान थे, इन्होंने भारत के भूगोल तथा सामाजिक वर्णन का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। तो एरियन ने भारत के भूगोल और सामाजिक वर्णन का उल्लेख किया है। और देख लेते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क भी एक विद्वान थे जिन्होंने सिकंदर के जीवन और भारत का वर्णन किया है। प्लूटार्क ने, याद रखिएगा, सिकंदर के जीवन और भारत का वर्णन किया है। अगला देख लेते हैं जस्टिन। तो जस्टिन ने इपिटोम सार ग्रंथ लिखा है। तो जस्टिन ने इपिटोम ग्रंथ लिखा है जिसमें जो सार संग्रह है, ये यूनानी सत्ता समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका, ये इसमें वर्णन किया है। याद रखिएगा, इपिटोम में जस्टिन ने यूनानी सत्ता समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका थी, इस बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। अगला देख लेते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने। और शक शासक रुद्रदामन के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का वर्णन हुआ है। तो याद रखिएगा, शक शासक रुद्रदामन के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का वर्णन हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। और इसमें किसका किसका वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। अगला देख लेते हैं चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण। तो चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। और अशोक के समय पुनः निर्माण किया गया था इसका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।